वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे। कल वाला जहां तक हुआ है वो मॉडर्न इंडिया में स्पेशल सीरीज बना करके प्लेलिस्ट में आपके त्रिपिटक चैनल पे डाला हुआ है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, उसको शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन का ये समझ लीजिए, तो एक साइमन कमीशन के बदले में ये आया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं हम तो इसको समझिए। देखिए आप लोग, बात ऐसा हुआ कि नवंबर 1927 में, थोड़ा सा पीछे का बताना पड़ता है तो बता देते हैं। नवंबर 1927 में एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बना जो कि भारत के लिए कानून बनाता, भारत को समझाता कि कैसे भारतीय कानूनों को बनाना है। ठीक है, और ये बनाया कौन? तो ये बनाया भारत का सेक्रेटरी बर्केनहेड। ठीक है, बर्केनहेड बनाया ये। ठीक है, तो बर्केनहेड तो सेक्रेटरी था, वाइसरॉय कौन था? तो इरविन था। अब ये जो कमिटी बना जिसको हम लोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, इसका हेड बनाया गया साइमन को, जॉन साइमन को। तो इस तरीके से वही साइमन कमीशन कहलाया। अब इसमें सारे गोरे लोग थे, थोड़ा सा क्रक्स से पीछे का देख लीजिए, तो गोरे लोग थे। तो हम लोग भाई मोतीलाल नेहरू एंड कंपनी, सभी लोगों को बुरा लगा, पूरा देश को ही शायद खराब लगेगा। तो मोतीलाल नेहरू या बाकी लीडर सभी लोग कहे कि क्या हम लोग पागल तो नहीं है, गुलाम ही तो है, पागल तो नहीं है, हम लोग अपना नियम अपने से नहीं बना सकते हैं क्या? दो चार लोग और ऐड नहीं, मतलब क्या भारतीय लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए था? जैसे अगर आप देखें तो जब जालियांवाला बाग के लिए हंटर कमेटी बनता है तो उसमें भी 7 मेंबर रहते हैं, बट उसमें से 3 भारतीय रहते हैं, है ना। आपको ये शीतलवार करके एक इंसान रहते हैं, इसके बाद एक सुल्तान अहमद रहते हैं, साहबजादा सुल्तान अहमद, और एक और जगत नारायण रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हुआ कि भाई हम लोग को भी तो मिलना चाहिए था, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कमीशन ये हो गया एक तरीके से, क्योंकि इसमें केवल गोरे लोग ही हैं। तो फिर अब हम लोग कहे कि अब साथ बात नहीं, हम लोग केवल बनाएंगे, किसी व्हाइट को आने का जरूरत नहीं है, कांग्रेस के लीडर हैं ही तो कांग्रेस के लीडर ही भारतीयों के लिए बना लेंगे कानून। बर्केनहेड बुलाया कि जरा इधर आइएगा, आप लोग जब बना ही लेंगे तो थोड़ा बना के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा फरवरी 1928 में। ठीक है, फरवरी 1928 में जब साइमन यहाँ आते हैं, 3 फरवरी 1928 के समय में साइमन यहाँ आते हैं, तो उसी समय में हड़ताल वगैरह तो चलते ही रहता है, मगर चूंकि इतना ज्यादा बवाल किया जाता है साइमन कमीशन के खिलाफ में, तो बर्केनहेड जल्दी से मोतीलाल नेहरू ये लोग को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तो आप लोग क्या बना लीजिएगा क्या, क्यों आप लोग बवाल कर रहे हैं? तो मोतीलाल नेहरू बताते हैं कि भाई क्या हम लोग बेवकूफ है? भले ही हम लोग रंग में सांवले और काले हैं, पर क्या दिमाग में थोड़े कम है? तो ये सोच करके अपना ये लोग बोलता है कि भाई तुम लोग हम लोग को इज्जत नहीं दे रहे हो और हम भारतीय हैं, हमको अपना कानून बना लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, कानून हम लोग बनाएंगे। तो फिर बर्केनहेड को आता है गुस्सा। बर्केनहेड बोलता है कि तो ठीक है, जाइए एक बार आप एक फॉर्मेट तैयार करके लाइए, एक खाका तैयार करके लाइए कि आपका कानून किस चीज पे बेस्ड होगा, आप क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, और वही खाका का नाम है, उसी फॉर्मेट का नाम है नेहरू रिपोर्ट। जो कौन तैयार करेगा? तो तैयार करवाने में तो बहुत सारे लीडर, सभी लीडर का हाथ रहेगा, तो समझिए पूरे कांग्रेस का ही, मगर मोतीलाल नेहरू मेन। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट का नाम पड़ेगा नेहरू रिपोर्ट। और ये किसके अगेंस्ट में है? तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट लाया है उसके बजाय ये वाला रिपोर्ट हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। ऐसा कौन बोला? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग सभी लोग। तो हुआ कि ठीक है, तो बर्केनहेड बोले कि आपको क्या क्या, मतलब आपसे अगर कानून बनाने को कहा जाए मोतीलाल जी, तो आप क्या क्या उसमें बात रखिएगा। तो उसी पे नेहरू रिपोर्ट का जो डिमांड था, आप जरा देखिए, कहे कि डोमिनियन स्टेटस, है ना। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है स्वराज टाइप का, समझ लीजिए कि मतलब अंदर हम लोग राज करेंगे। तो वो बोले कि अंग्रेज जिस तरह का डोमिनियन स्टेटस हम लोग को कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो डोमिनियन स्टेटस कैसा होगा ये हम भारतीय डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मोतीलाल ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस एज डिसाइडेड बाय दी कांग्रेस, जैसा कांग्रेस डिसाइड करेगा वैसा, उस टाइप का डोमिनियन स्टेटस। तो आपका ये हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो तुम दिए हो, मतलब एक तरीके से पृथक निर्वाचन जो मिला है, वो भी धर्म के बेसिस पे, कम्युनलिज्म के बेसिस पे, है ना, रिलीजन के बेसिस पे। अगर रिलीजन में भेदभाव होता है तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। तो भाई, तो धर्म के बेसिस पे जो तुम सेपरेट इलेक्टोरेट दिए हो, कांग्रेस इसका भरपूर क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, कांग्रेस इसके अगेंस्ट है।
तो सेपरेट इलेक्टोरेट को बोले कि ये गलत है, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होना चाहिए। मतलब इलेक्शन जब होगा ना तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ना कि कोई पढ़ा लिखा होगा तभी वोट देगा और नहीं पढ़ा लिखा होगा तो नहीं वोट देगा। इसी पे गांधी जी एक बात बोले थे कि एक पढ़ा लिखा कैरेक्टरलेस आदमी है ना, चरित्रहीन आदमी वोट दे सकता है, जबकि एक नहीं पढ़ा लिखा मगर चरित्रवान आदमी क्या वोट देने के लायक नहीं है। समझ में आया? तो मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग आपके अंदर नॉलेज, पढ़े लिखे आप कितने भी हो, अगर आप मोरालिटी आपका हाई नहीं है, कैरेक्टर आपका हाई नहीं है, लो कैरेक्टर के हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छा वो अनपढ़ है जो कि कैरेक्टर वाइज ज्यादा अच्छा है, मोरल उसका ज्यादा हाई है। गांधी जी का ऐसा सोच था। तो इसी अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे जो लीडर्स थे उनको लगता था कि पढ़े लिखे हो या ना हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बोला गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब सबको वोट देने का अधिकार, है ना। अब इसके बाद क्या हो गया, इसको सार्वभौमिक मताधिकार भी कहते हैं हिंदी में। इसके बाद क्या हुआ, तो विमेन को भी मिलना चाहिए, सबको मतलब विमेन को भी। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारे लीडर्स थे वो हमेशा से इक्वालिटी में बिलीव करते थे, है ना। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखिए तो रॉबेस्पियर ये लोग जो आया था वो लोग भी नहीं दिया था विमेन को इक्वालिटी, बाद में लड़ के वो लोग ली। मगर हमारे जो लीडर्स थे वो लोग कभी भी बात करते थे तो विमेन को छोड़ के नहीं, ज्यादातर विमेन सेंट्रिक बात करते थे, मतलब कि महिलाओं को केंद्र में ला करके बात करते थे, उन लोगों को भी भरपूर मात्रा में इज्जत देते रहते थे। ठीक है, हमेशा से इंडिया में रहा है। आप देखिए आजादी के साथ ही हम लोगों को राइट टू वोट का अधिकार मिल चुका है लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि बाद में जो है लड़ाई शुरू हुआ 1947 के बाद, एक अलग आजादी के बाद राइट टू वोट के लिए कि भाई हमको तो सेम इज्जत नहीं मिल रहा है। बाकी कंट्रीज में ऐसा हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लड़कों को पहले राइट मिला, बाद में लड़कियां लड़ी, उसके बाद राइट टू वोट मिला उन लोगों को। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अगर हम लोग देखें इस तरीके से, अगर हम लोग सोचें तो भारत का डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी से, ये जो फेक डेमोक्रेसीज है, इन लोगों से बहुत आगे हमेशा से था। यहाँ के लीडर्स इक्वालिटी में बिलीव करते थे, केवल बोलते नहीं थे। आगे समझते हैं। तो हुआ क्या कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यहाँ तक कि विमेन के लिए भी, सबके लिए, है ना। उसके बाद फिर फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसानों और मजदूरों के लिए, हमारे जो 1947 के पहले के जो लीडर्स थे वो लोग बड़ा ज्यादा मतलब सिंपैथेटिक रहते थे, उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रहता था। तो उसके लिए हुआ कि भाई ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का अनुमति देना चाहिए। और यहाँ तक कि केवल ट्रेड यूनियन नहीं, किसी भी तरीके का अगर हम संगठन बनाना चाहते हैं तो फ्रीडम होना चाहिए। ये सारा चीज मोतीलाल नेहरू जी लिखते हैं अपने रिपोर्ट में, और ये सारा चीज अपना एक रिपोर्ट बना के और बर्केनहेड को दे देते हैं। इस टाइप का हम कुछ तैयार करेंगे। और भी कई सारी बातें होती होंगी, बट यहाँ पे मेन बात है। तो बर्केनहेड कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लिखे हैं ये सब बात हम मानते हैं, मगर इसको आप जाइए और जितने भी भारतीय लीडर हैं सबसे साइन करवा के लाइए, सबसे। ठीक है, जितने भी भारतीय लीडर हैं सबसे साइन करवा के लाइए। मतलब पार्टीज, जितने भी पार्टीज हैं सब अगर सहमत हो जाएं आपके ये पे, तभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी नियम कुछ ऐसा बना पाएंगे, क्योंकि पूरे भारत के लिए नियम बनाना है। तब मोतीलाल नेहरू कहे कि तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, चलो चलते हैं, अभी साइन करा के ला देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि फरवरी 1928 में ये लोग मिला, उसके बाद फिर और बना, फिर से मीटिंग हुआ मई 1928 में, और अल्टीमेटली लास्ट में अगस्त 1928 में मीटिंग में मेजॉरिटी से पास हुआ नेहरू रिपोर्ट। मेजॉरिटी से मतलब 100 में 51 लोगों ने साइन किया कि ठीक है ये बनना चाहिए। बट जैसे ही ये मुस्लिम लीग के पास गया, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग कभी भी मानेगी? जिना इस बात से ही सबसे पहले ही नाराज हो जाएंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट को वो लोग क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, है ना। मतलब जो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए मना कर रहे हैं, जो मुस्लिम लोगों को जो मिला था, है ना। तो विशेष जनप्रतिनिधित्व आप इसको कह सकते हैं। इंग्लिश आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, इसमें यही था कि मुस्लिम ही केवल मुस्लिम को वोट करेगा, ये इस तरीके का जानबूझ के ऐसा बनाया गया था। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम ही खड़ा होगा, ये सारी चीजें थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट। अब क्या है कि अब जिना इस बात पे कभी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता, किसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा उसको फायदा है तो पहले अपना सोचेगा, पहले दुनिया का सोचेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाले बात से जिना नाराज हो गए और बोले कि नेहरू रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेहरू बोले कि भाई देखो ड्रामा मत करो,
बात मान लो, भले ही 2 बात हमसे भी मनवा लो। तब जीना बोले कि ठीक है हम आपका बात मान लेंगे, बट जीना बोले कि मेरा भी कुछ बात मानिए। तो वो बोले कितना बात? तो जीना बोले मेरा 14 ठो बात मानो। ठीक है, तो वही जीना 14 पॉइंट फॉर्मूला आता है कब? तो नेहरू रिपोर्ट के बाद, या नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन, नेहरू रिपोर्ट का रिएक्शन था जीना का 14 पॉइंट फॉर्मूला। उसमें वो कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग को मिला है वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रोविंस यानी स्टेट, राज्य, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनना चाहिए। मतलब कि अगर मुस्लिम कोई है ना तो बहुत सारा मुस्लिम एक जगह इकट्ठा कर दो और वो एरिया को कह दो कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है। इस टाइप का ढोंग जीना करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, पोस्ट पे, माने अगर किसी को नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो ये तो मांगना बिल्कुल भी गलत मेरे हिसाब से नहीं है। अगर हम किसी के लीडर हैं तो हम उसका भला चाहेंगे ही चाहेंगे, है ना, और नहीं तो हम काहे लिए जो लीडर बने। तो ये तो ठीक था, बट ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस यानी क्या बाकी जो लोग हैं बाकी धर्म के, उनको लात मार के थोड़े निकाला जाता कि तुम लोग खाली करो, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ज्यादा रहेंगे इस एरिया में। तो वो थोड़ा अजीब था, बट ये क्लियर था, ये सही था जीना का डिमांड। तब फिर नेहरू जी, जो मोतीलाल नेहरू जी और पूरा कांग्रेस ही समझ लीजिए, वो लोग इनका ये 14 पॉइंट फॉर्मूला को रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये क्या है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस और ये क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है वो बन नहीं पाता है काम, और नेहरू रिपोर्ट कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाता है। माने हर एक पार्टी इसको पास नहीं करता है ना। उसके बाद फिर भी नेहरू मिलने जाते हैं, अगस्त 1928 में रिपोर्ट पेश कर देते हैं किसको? बर्केनहेड को। बर्केनहेड इनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग अपने में तो पहले मिलजुल के रह नहीं पाते हो, खुद का लीडर तो तुम्हारा बात माना नहीं, पूरा देश क्या मानेगा, हम नहीं बनाएंगे। बर्केनहेड कहते हैं कि खुद का लीडर तो तुम्हारा बात माना नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम तुम कैसे मनवाओगे? ब्रिटिशर्स एमपी को, माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे मनवाओगे कानून बनाने के लिए? तो नेहरू रिपोर्ट हो गया कैंसिल। बर्केनहेड बोल दिया कि नहीं मानेंगे। तब होता क्या है, अच्छा ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये कैंसिल हुआ है ना, और आप लोग देखेंगे कि दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है, दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में मोतीलाल नेहरू ही क्या रहते हैं? अध्यक्ष इसके रहते हैं। दिसंबर 1928 के कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें मोतीलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहते हैं। वहां पे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भले ही बर्केनहेड रिजेक्ट कर दिया है, बट कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट को मानेगी और कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट के डिमांड को मतलब पाएगी, उसको अचीव करेगी। और क्या है कि अगर बर्केनहेड नेहरू रिपोर्ट की बात को 1 साल के अंदर नहीं मानता है, अगर बर्केनहेड नेहरू रिपोर्ट का बात को 1 साल के अंदर नहीं मानता है, तो फिर हम लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे, हम लोग अंदर में स्वराज नहीं मांगेंगे, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे, यानी पूर्ण स्वराज मांगेंगे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो आप लोग देखेंगे, वैसे तो आया तो पहले ही, बट बर्केनहेड जब रिजेक्ट कर दिया अगस्त में, तो उसके बाद कांग्रेस वाले सेशन की हम बात कर रहे हैं। दिसंबर 1928 में धमकी दिया गया कि 1 साल में अगर तुम नेहरू रिपोर्ट का बात नहीं मानोगे तो फिर हम लोग अपना जात चिन्हाएंगे। मतलब कहने का ये है, गांव में ऐसे बोला जाता है, मतलब कहने का ये है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर हम लोग भी तुमको बता देंगे, ठीक है, कि हम लोग कितने सीधे हैं। हम लोग फिर कोई मांग चांग का काम नहीं करेंगे, सीधे हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे, कोई आधा अधूरा बात नहीं होगा। तो दिसंबर 1928 से 1 साल आप लोग जोड़िए और आ जाइए दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 आता है और 31 दिसंबर 1929 का दिन रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो बात बोला गया था दिसंबर 1928 में कि कांग्रेस का जो नेहरू रिपोर्ट है उसका बात मानो, बर्केनहेड माने ब्रिटिश लोग माना नहीं, उन लोग को लगा मजाक कर रहा है। 1 साल का ये लोग टाइम देता है और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है और वहां पे नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया जाता है, उसको कैंसिल किया जाता है, उसके डिमांड्स को, और पूर्ण स्वराज का डिमांड लॉन्च किया जाता है, यानी पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाता है ना।
और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा जाता है किस दिन? तो 31 दिसंबर यानी 1929 के अंतिम दिन। 1929 जब चल रहा था तो उसका लास्ट डे है ना, फेयरवेल। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का डिमांड होता है। रावी नदी के तट पर आधा रात को तिरंगा फहराते हैं हम लोग 31 दिसंबर को, और हम लोग पूर्ण स्वराज मांगते हैं और कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग स्वराज, पूर्ण स्वराज अचीव कर लेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में, माने इसी के कारण हम लोग फिर क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। किस दिन? तो आपका 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नेहरू रिपोर्ट के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट हुआ, नेहरू रिपोर्ट के बाद का, नेहरू रिपोर्ट नहीं मानने का आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का डिमांड किए। अच्छा, लाहौर सेशन में कौन किया? जवाहरलाल नेहरू किए। क्यों किए? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ है। अब कोई भीख में हमको छोटा मोटा बात नहीं चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, कब? 31 दिसंबर यानी लास्ट डे ऑफ 1929 को। तो सॉरी, तो यहाँ पे आपका नेहरू रिपोर्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे जैसे ही ये पूर्ण स्वराज लॉन्च हुआ, उसके बाद स्वाधीनता दिवस जब मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग गांधी जी से मिलने जाएंगे और गांधी जी को कहेंगे कि बात नहीं मान रहा है, हम लोग को दोबारा से कुछ मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। और गांधी जी आप फिर से एक मतलब फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, एक खाका तैयार कीजिए जिसके तहत हम लोग दूसरा मूवमेंट लॉन्च करें। और तब गांधी जी थोड़ा समय लेंगे इन लोगों से और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो जब अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, आप लोग को अच्छे से पता चल चुका होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आपका नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, क्या इसमें कुछ सुधार का जरूरत है कंटेंट में, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।